वेलकम टू अनदर पीसी बिल्डिंग वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी के लिए बेस्ट कंपोनेंट कैसे चूज कर सकते हो। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं जो इस चीज में, ये वीडियो उनके लिए है। मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा टेक। तो बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मतलब उसे भी देख लेना, बाद में देख लो, पहले देख लो कोई बात नहीं, लेकिन उसे देख जरूर लेना, क्योंकि अगर आप पीसी बिल्ड करने जा रहे हो और ये आपका पहला पीसी है तो वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो सारे स्टेप्स बताए हैं जो आपको पीसी बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम दो सेक्शंस में बात करेंगे। सबसे पहला वाला सेक्शन के अंदर वो बात करेंगे कि कौन कौन से आपके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना आपका पीसी चलेगा ही नहीं, और दूसरा सेगमेंट जो होने वाला है उसके अंदर में हम बात करेंगे कौन से वो वाले कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना आपका पीसी तो चल जाएगा बट वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी जो रोल प्ले करते हैं, जैसे स्पीकर, हेडफोन, यूपीएस वगैरह। तो वो सारे के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है आपका सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है आपको पहले ही बता दूं। सीपीयू होता है ये, यानी आपका मेन प्रोसेसर। मेन प्रोसेसर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके 3 लेवल्स हैं आज की डेट के हिसाब से। अगर नॉर्मल सिनेरियो चल रहा होता तो मैं कहता कोई भी आप अपने प्राइस के अंदर बेस्ट सीपीयू जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी का जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रखे हैं ग्राफिक कार्ड को लेके, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। ग्राफिक कार्ड का भी क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूँ। तो सीपीयू को सिलेक्ट करने के लिए 3 लेवल्स है। सबसे पहला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड का सीपीयू आपको खरीदना है, क्योंकि सीपीयू दो ब्रांड्स के आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, एक इंटेल का और एक एएमडी का। तो इंटेल का जो बेसिकली सीपीयू होता है वो वो लोग बना सकते हैं अपना पीसी इंटेल वाला जिनको ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड अपने पीसी के अंदर लगाना है, पर जिनका बहुत ज़्यादा ग्राफिक का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ग्राफिक बेस्ड काम नहीं है, जैसे कि आप थोड़ी बहुत गेमिंग करने वाले हो या थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, बट मेन काम आपका प्रोग्रामिंग का है, तो आप वहाँ पर AMD का सीपीयू लगा सकते हो। और उसका रीज़न ये है क्योंकि AMD के सीपीयूज के अंदर जो लेटेस्ट जनरेशन वाले सीपीयूज है उनके अंदर एक ग्राफिक मॉड्यूल भी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक आपको ग्राफिक्स का काम कर देगा। हाँ, डेडिकेटेडली आपका वो सारा काम नहीं करके दे सकता, ऑब्वियसली उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, बट काफ़ी हद तक करके दे भी सकता है। तो अगर आपका मेन काम ग्राफिक्स का नहीं है तो आप AMD की तरफ जा सकते हो, वरना अगर आपका डेडिकेटेड काम ग्राफिक का ही है तो आपको इंटेल की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल जो आपका है उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी का और कौन सी जनरेशन का सीपीयू सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही ईजी है, दोनों में बिल्कुल सेम है। 4 कैटेगरीज आपको दोनों के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगी। इंटेल के अंदर i5, i3, i5, i7 और i9, और AMD के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम ही तरीके से चलती थी इससे पहले, बट अभी वो ग्राफिक वाला जो सीन मैंने अभी आपको बताया, तो उस हिसाब से आपको देखना है आपके बजट के अंदर कौन सा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि Ryzen 3 और i3 वाले जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल ही बेकार है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ऑब्वियसली प्राइसिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। तो अगर 50-60 हज़ार तक का आपका कोई भी बिल्ड है तो आपको i3 प्रोसेसर ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बजट के अंदर वही वाला सेट होगा। और Ryzen 3 वाला अगर आप ग्राफिक्स नहीं लगाना चाहते, वहीं थोड़ा सा आपका बजट बढ़ जाता है, 70-80-90 हज़ार तक का है तो i5 की तरफ जाना चाहिए। 90 से ऊपर जाते हो, 1 लाख तक जाते हो तो i7 जाना चाहिए। और i9 के लिए तो आपको 3-4-5 लाख तक जाते हो तब आपको i9 की जरूरत पड़ती है। बट इस वाली वीडियो के अंदर हम 1 लाख तक के ही पीसीस के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया कि कौन सा लेना होता है। सेकंड पॉइंट में एक चीज रह गई कि जनरेशन कैसे सिलेक्ट करनी है। तो देखो, अगर आप AMD वाला ले रहे हो तो उसमें जनरेशन सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जनरेशन 5 का ही सीपीयू लेना है, क्योंकि ग्राफिक वाला सीन उसी के साथ है। और जनरेशन 3 के सीपीयूज आपको वैसे भी मार्केट में मिलेंगे नहीं। बट अगर इंटेल की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको तीन जनरेशन देखने के लिए मिलती हैं जो कमर्शियली आपको मिल रही होंगी। जनरेशन 10, जनरेशन 11 और जनरेशन 12। अभी के सिनेरियो के हिसाब से जनरेशन 10 और 11 आपको मार्केट में मिल रही है, बट थोड़े टाइम बाद 11 और 12 मिलेंगी। तो वही वाली आपको खरीदनी है, या तो 10th या तो 11th अभी के हिसाब से। बट जब मार्केट में 12 आ जाए तो आपको 11 या 12 में से वही खरीदनी है जो भी आपका बजट अलाउ करे। अब चलते हैं लेवल 3 के ऊपर। अब लेवल 3 ये है जिसमें आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया इंटेल का 11 जनरेशन का आपको सीपीयू लेना है i5 का,
तो उसमें से आपको कौन सा वाला लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 2-3 सीपीयूज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये चीज आपको रिसर्च करनी पड़ेगी किसकी कितनी परफॉर्मेंस है और कौन से प्राइस में देखने के लिए मिलता है। तो ये आप जाओ अमेजोन पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, रिव्यूज देखो, और ये सारी चीजें पता करो, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना सीपीयू। सीपीयू को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका बिल्ड कौन से वाला होने वाला है, इंटेल वाला या AMD वाला, और इसी के हिसाब से आपकी आगे चीजें काम करेंगी। तो ये तो हो गया सीपीयू। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका जीपीयू यानी आपका ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड कैसे चुनना है आपको अपने लिए। अब इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्राफिक कार्ड का सिनेरियो मार्केट में चल क्या रहा है, ग्राफिक कार्ड की क्या कंडीशन चल रही है। मार्केट में ग्राफिक कार्ड है नहीं, और जो भी मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम 1 लाख से नीचे वाले सेटअप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ GTX सीरीज के कार्ड खरीद रहे हैं, एनवीडिया के GTX सीरीज के कार्ड। और उसमें भी मैं थोड़े से एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कि GTX का 1050 Ti, हाँ थोड़ा पुराना ग्राफिक कार्ड है बट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और मैंने भी अपने PC के लिए यही वाला ग्राफिक कार्ड चूज़ किया था। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप 1650 सीरीज के ट्राई कर सकते हो, 1650 सुपर या 1650 Ti, और 1660 सीरीज के भी ट्राई कर सकते हो, 1660 सुपर और 1660 Ti। तो ये सारे ग्राफिक कार्ड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देंगे ये। तो ये वाले मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं में से कोई चूज़ करो। बाकी आप थोड़ी बहुत आप खुद भी रिसर्च करोगे और काफ़ी ज़्यादा आपको खुद भी समझ आएगा कौन सा आपके बजट के अंदर आ रहा है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा रैम। अब रैम लेते टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होती है ब्रांड। अब कुछ 5-6 ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उनके बारे में आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, गूगल पे रैम के बारे में सर्च करोगे, तो कुछ ब्रांड्स के बारे में पता चल जाएगा जिनमें से ही आपको रैम खरीदनी है और किसी से नहीं खरीदनी। तो वो चीज़ तो आपको पता लग जाएगी, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी 3 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जाओगे और रैम खरीदोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको डिसाइड करने की कितने मेमोरी की रैम लेनी है, कि आपको 8 GB लेनी है, 16 GB लेनी है या 32 GB। अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम से मिनिमम आपको 8 GB तो लेनी ही चाहिए आज की डेट में, क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल रहे हैं, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर मिनिमम आपकी 8 GB की रैम रिक्वायर्ड होती है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि कितनी रिकमेंडेड रहती है, तो मैं ये कहूँगा कि 16 GB रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रैम की भी ज़रूरत पड़ जाती है। बट अगर आपका बजट नहीं जाता तो आप अभी के लिए 8 ले सकते हो, बाद में बढ़ा सकते हो। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि अभी ही आपको लेनी है। तो वो रैम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप थोड़े टाइम बाद भी ले सकते हो, 6 महीने साल बाद। तो यह ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब भी आप एक रैम खरीद रहे हो, कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम खरीदनी है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। ये भी आपको रिसर्च करके पता चलेगा कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए, उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। मैं सही बताऊं तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 3200 मेगाहर्ट्ज़ की कोई भी आप रैम ले सकते हो। काफ़ी स्वीट स्पॉट रहता है, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा कम परफॉर्मेंस मिलती है, ना ही बहुत हैवी, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्पॉट रहता है। और मेरी जो खुद की रैम है वो भी XPG की 8 GB रैम है, 32 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ये चीज़ आप देख लेना कि आपको ऐसी ही कोई मिल जाए रैम तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। बट एक चीज़ जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। तो अगर आपके मदरबोर्ड के ऊपर 4 रैम स्लॉट्स हैं मान के चलो, और अगर आपको 16 GB की रैम लगानी है, तो इंस्टेड की आप एक 16 GB की स्टिक लगाओ, आप 4 GB की स्टिक लगा सकते हो, या 2 8 GB की स्टिक लगा सकते हो। तो 8 GB की स्टिक लगाओगे तो आगे इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। बट 4 GB की क्यों लगाने के लिए मैंने कहा, या 2 8 GB की मैंने क्यों लगाने के लिए कहा, सिंगल 16 इसीलिए नहीं कहा। इसका रीज़न ये है कि जब आप अलग अलग मतलब डिवाइड कर देते हो ना रैम को स्लॉट्स के अंदर, तो इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। आप जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब इंटेल बिल्ड की बात करूँ तो इंटेल बिल्ड में जो मदरबोर्ड्स हैं वो काफ़ी महंगे मदरबोर्ड्स में आपको 4 रैम के स्लॉट मिलते हैं। तो मेरा खुद का भी मदरबोर्ड है, उसके अंदर 2 ही रैम स्लॉट है। तो मैंने एक 8 GB की उसमें स्टिक लगाई है, और दूसरा भी खाली छोड़ा है, क्योंकि
मेरे दिमाग में यही है कि मैं बहुत जल्दी उसे अपग्रेड करने वाला हूँ 16 GB पे। तो 6 महीने साल में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे अभी ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं, तो मैं एक 8 GB की और स्टिक खरीद के वहाँ पर लगा लूँगा। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई रैम के बारे में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता कि स्टोरेज भी काफ़ी तरीके की आती है पीसी के अंदर। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। स्टोरेज बेसिकली दो टाइप की आपको देखने के लिए मिलती है मार्केट के अंदर। एक होती है हार्ड डिस्क, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, कम स्पीड देती है, बट कम प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। बट वहीं दूसरी तरफ एसएसडी की बात करें, नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी महंगी पड़ती है और काफ़ी कम स्टोरेज मिलती है आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे। बट स्पीड्स इसकी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि मतलब आपको यही लेनी चाहिए एक तरीके से मैं बताऊँ तो। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में पहले यूज़ होती थी, और अभी के सिनेरियो के हिसाब से बताऊँ तो कोई भी अगर आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेमोरी मांगता है। तो एक एसएसडी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है और काफ़ी ज़्यादा सही रहती है किसी भी ऐप को रन करने के लिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको एसएसडी ही खरीदनी है। अगर आपको कोई भी बिल्ड करना है, किसी भी कैटेगरी का बिल्ड है, तो आपको एसएसडी करनी है। और एसएसडी भी दो तरीके की आती है, एक नॉर्मल सेटा एसएसडी और एक एनवीएमई एसएसडी। जो नॉर्मल सेटा एसएसडी जो मैंने कहा, नॉर्मल किस लिए है, नॉर्मल सेटा एसएसडी नॉर्मल किस लिए है, नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो जो सेम हार्ड डिस्क वाला पोर्ट होता है वही उसी पोर्ट में आपकी एसएसडी भी लग जाती है। बट जो दूसरी एनवीएमई वाली जो होती है उसके अंदर आपको जो वो होता है वो एक चिप जैसी होती है, और उसके लिए अलग से एक स्लॉट होता है M2 स्लॉट, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो मदरबोर्ड खरीदते समय भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप एनवीएमई लगाने वाले हो तो M2 स्लॉट होना चाहिए आपके मदरबोर्ड के अंदर। तो एनवीएमई एसएसडी खरीदते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, एनवीएमई एसएसडी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है सेटा एसएसडी के मुकाबले भी। तो अगर आप 70 से 80 हज़ार का बिल्ड बना रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि एक एनवीएमई लगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कम पड़ रही है किसी भी तरीके की एसएसडी लगाने में, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 256 GB की आप एसएसडी लगा सकते हो और 1 TB की हार्ड डिस्क साथ में लगा सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर देती है कि आपको स्पीड भी मिल जाएगी और आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी। बट अगर आप एनवीएमई लगा रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप 500 GB की लगाओ, क्योंकि आपके पास एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज रहनी चाहिए। क्योंकि हार्ड डिस्क तो आप बाद में अलग से भी लगा लोगे, लेकिन एनवीएमई का सिर्फ एक ही स्लॉट आपको मुश्किल से मिलता है बजट मदरबोर्ड्स के अंदर, जो कि बहुत रेयर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे खरीदना होता है, क्योंकि मदरबोर्ड ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंपैटिबिलिटी रहती है बाकी कंपोनेंट्स के साथ। तो मदरबोर्ड को सबसे पहले खरीदने के लिए आपको सबसे पहली कंपैटिबिलिटी जो चेक करनी है वो है आपके सीपीयू के साथ। तो अगर आपका इंटेल बिल्ड है तो उसका सॉकेट अलग होगा, और एएमडी बिल्ड है तो उसका सॉकेट अलग होगा। तो जो इंटेल बिल्ड है उसका सॉकेट जो होता है वो LGA 1200 सॉकेट होता है, LGA 1200 याद रखना। तो अगर आपको उसके लिए मदरबोर्ड खरीदना है तो आपको अमेजोन पे जाके सर्च करना है मदरबोर्ड विद LGA 1200 सॉकेट, तो आपको इंटेल के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको AMD के लिए खरीदना है तो आपको टाइप करना है मदरबोर्ड विद AM4 सॉकेट, AM4 सॉकेट, तो आपको AMD के लिए मिल जाएगा। तो अब इतना तो मैंने बता दिया, बाकी आपको एक M2 स्लॉट चेक करना पड़ेगा NVMe SSD के लिए, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता ही दिया। रैम स्लॉट्स चेक करने के कितने रैम स्लॉट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स आपको चाहिए उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी एक मदरबोर्ड को खरीदते टाइम, ताकि आप एक अच्छा मदरबोर्ड खरीद सको और लास्ट मोमेंट पे कोई कंपैटिबिलिटी के इश्यूज ना देखने के लिए पड़े। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका PSU। अब PSU बेसिकली क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट, यानी जो आपकी नॉर्मल वोल्टेज या करंट जो भी आती है, आपकी पावर जो आती है उसको कन्वर्ट करता है कितने आपके पीसी को पावर चाहिए। तो वो जो काम करता है वो आपका PSU होता है। तो अब PSU को खरीदना कैसे है, तो PSU को खरीदने के लिए मैं आपको सिंपली इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप एक 450 वॉट्स का किसी भी कंपनी का नहीं, मतलब जो आपके नॉर्मल ब्रांड्स हैं आपके मार्केट के अंदर काफ़ी सारे होंगे, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना कि कौन सी कंपनी का ज़्यादा बेटर रहता है। तो 450 वॉट का कोई भी आप ले सकते हो। 450 वॉट इसीलिए मैंने कहा क्योंकि 1 लाख से नीचे के जितने भी आप कंपोनेंट्स लगाओगे तो उसके अंदर 450 वॉट मोर देन इनफ रहता है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर आप अपग्रेड भी करना चाहो
तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 450 वॉट के अंदर आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना कि आप 450 वॉट ले लो और बात। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कैबिनेट। अब कैबिनेट के अंदर ऐसा उतना कुछ देखने लायक होता नहीं है कि क्या देखना है आपको, बट हाँ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। बस इसमें दो चीज़ें देखनी होती है कि RGB है या नहीं है। बाकी आपके जो USB पोर्ट्स वगैरह जो सामने की तरफ होते हैं जो कैबिनेट के अंदर होते हैं वो देखने होते हैं। बाकी साइज उतना ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैबिनेट्स आते हैं जिनके अंदर आपके सारे के सारे मदरबोर्ड्स लग जाते हैं। कोई आप बहुत बड़े वाले मदरबोर्ड्स लेने नहीं वाले, बजट के अंदर उतने बड़े मदरबोर्ड्स आते भी नहीं। तो कैबिनेट की आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना कि RGB लेना है या नहीं, या और पोर्ट्स कौन कौन से होने चाहिए उसके अंदर आगे की तरफ, या कौन से नहीं होने चाहिए ये पता होना चाहिए। तो अगला पॉइंट जो है वो आपका है कीबोर्ड और माउस। अब कीबोर्ड और माउस काफ़ी सारे हैं मार्केट के अंदर, वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब RGB वगैरह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली आप कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैकेनिकल भी लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता दूं कि 3 से 4 हज़ार का एक ढंग का मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी ध्यान रखना। बट जो ज़्यादातर मेरी तरह बजट वाले होंगे उनको ऐसा कीबोर्ड चाहिए जो मैकेनिकल वाली फील भी दे दे और 1000-1500 के अंदर भी आ जाए। तो उसके लिए मैं एक बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये कॉम्बो, जेब्रॉनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस कॉम्बो, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर अगर आपको पता हो तो। बट इसमें ना एक दिक्कत है, अब वो एक दिक्कत आपके लिए है यानी मेरे लिए तो थी, बट सुन लो एक बार कि जो इसका कीबोर्ड है, अब ये बैकलाइट तो है, RGB भी है पूरा, बट इसके अंदर जो दिक्कत है, जो इसके लेटर्स होते हैं ना, इसके अंदर से लाइट नहीं आती। कीज के पीछे से लाइट आती है बट लेटर्स के अंदर से नहीं आती। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं पर्सनली RGB भी इसीलिए चाहता था कि बैक लाइटिंग आपको अच्छी, मेरे को अच्छी मिले। तो इसलिए मैंने वो वाला हटा के कॉम्बो ना लेके उसका जेब ट्रांसफर वाला माउस ले लिया था। बट जो कीबोर्ड लिया था वो कॉस्मिक बाइट का था और वो ये वाला था। तो मैं इसके लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारे आपको मिल जाएंगे, अमेजोन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और माउस तो मैंने आपको बता ही दिया। बट अगर आपको वो वाली दिक्कत नहीं है बैक लाइटिंग वाली, तो आप बिना सोचे समझे वो वाला कीबोर्ड खरीद सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बहुत सही कीबोर्ड है वो भी, पूरी आपको मैकेनिकल वाली फील तो नहीं, मतलब बिल्कुल ही मैकेनिकल नहीं है, बट काफ़ी हद तक वो आपको फील वही देगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है इस बेसिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी का, वो है आपका मॉनिटर। तो जो मॉनिटर है जिस पे आप देखने वाले हो आपकी डिस्प्ले, तो वो कैसे खरीदना है। तो डिस्प्ले खरीदते समय आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक आपका साइज और एक आपका पैनल। तो साइज कौन सा, सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि पैनल कौन सा लेना है। तो यहाँ पे 3 पैनल देखने के लिए मिलते हैं, 3 तरह के पैनल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है TN पैनल जो सबसे लो क्वालिटी वाला होता है, IPS पैनल जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला होता है। बट क्वालिटी के हिसाब से प्राइस भी होता है कि TN पैनल बहुत ही सस्ता होता है, जो IPS पैनल होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। और सही बताऊं तो मैं इन दोनों में से ही रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप बजट में लेना चाह रहे हो और एक ढंग का मॉनिटर लेना चाहते हो तो मैं VA पैनल रेकमेंड करूंगा, जो कि आपको अच्छी क्वालिटी भी देगा और थोड़े बजट प्राइस पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि IPS मत लो, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट हाँ प्राइस भी उसी हिसाब से होगा, तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। बट VA पैनल भी उतना बुरा नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप VA पैनल की तरफ आप ज़्यादा देखो। और जो दूसरी चीज़ है वो है आपका साइज। अब साइज कैसे सेलेक्ट करना है, देखो जो आपने अपने स्कूल से कॉलेज की कंप्यूटर लैब्स में देखे होंगे, मॉनिटर्स जो देखे होंगे, वो जो होते हैं LED वालों की बात कर रहा हूँ मैं, वो 18 से 20 इंच वाले जो होते हैं वो होते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितना 18 से 20 इंच वाला जो PC होता है वो कितना बड़ा होता है। तो अब मैं 3 साइजेस बताऊंगा, एक होता है 22 इंच का, 21.5 और 22 इंच का, ये थोड़ा स्मॉल कैटेगरी में आ जाता है। उस वाले मॉनिटर से हाँ बड़ा होगा लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। एक होता है 27 इंच का जो काफ़ी बड़ा है, गेमर्स को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आता है, अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो 27 इंच का ले सकते हो। बट हाँ काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग हो जाती है। बट एक स्वीट्स पे बीच में है 24 इंच का, जो कि मैंने भी वही चूज़ किया है, क्योंकि 24 इंच का 27 इंच जितना बड़ा भी नहीं होता और 22 इंच जितना काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, मीडियम साइज रहता है, काफ़ी ज़्यादातर आपके काम हो जाते हैं और काफ़ी VA पैनल है तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले भी है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि आपको क्या चूज़ करना है। वैसे मैंने VA पैनल चूज़ किया है 24 इंच का। तो अब हम मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो नॉट सो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके, मतलब जिनके बिना आपका PC तो चल जाएगा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है आपका स्पीकर।
अब स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली। कुछ मॉनिटर्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट स्पीकर होता है, जैसे मेरा वाला मॉनिटर, बट ये वाले जो स्पीकर्स आपके अलग से लगाते हो, वो वाले स्पीकर्स आपका काफ़ी अच्छा काम कर देते हैं अगर आप प्रोडक्शन बेस्ड काम करते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग काम करते हो या फिर ऑडियो से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्पीकर्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पीकर्स के लिए अगर आप पीसी के लिए ले रहे हो तो मैं एक ही ब्रांड रिकमेंड करूँगा, जेब्रोनिक से जेब वॉरियर सीरीज़ के आप कोई से भी खरीद सकते हो। मेरे पास जेब वॉरियर 1 है, और अगर आप अमेजोन पे जाके सर्च भी करते हो ना स्पीकर्स फॉर पीसी, तो यही सारे टॉप पे आते हैं, और अमेजोन चॉइस भी है, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी इसके अंदर आपको इसके रिव्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना सोचे समझे आप जेब वॉरियर ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से कि कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगता है। मेरे बजट के हिसाब से मैंने जेब वॉरियर 1 लिया था, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करता है। और सेकंड चीज़ जो है वो है आपकी हेडफोन्स। अब हेडफोन्स काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, तो इसमें मैं अपनी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं बताऊंगा। हेडफोन्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से होना चाहिए, बट मैंने इसमें जस्ट आपको बता दिया कि हेडफोन्स कौन से लेने चाहिए। हेडफोन्स भी होते हैं इसके अंदर, और हेडफोन्स के लिए मैंने जो चूज़ किए हैं वो कॉस्मिक बाइट के वाले हैं, और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ये वाले चेकआउट कर लेना, काफ़ी सही है, यूएसबी पावर्ड है। बेसिकली क्या होता है पीसी के जो हेडफोन्स होते हैं उसके अंदर आपको यूएसबी उसके अंदर आपको दो तारें मिलती है, एक यूएसबी वाली जिससे वो पावर लेता है, और एक ऑक्स वाली जिससे वो ऑडियो इनपुट लेता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाले ही हेडफोन्स लेना, ऐसे वाले हेडफोन्स मत लेना जिसमें सिर्फ ऑक्स वाला होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं आपके पीसी के लिए। थर्ड जो यहाँ पर है, थर्ड चीज़ जो है वो है आपका यूपीएस। अब यूपीएस काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती, या काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि ज़रूरत पड़ती है, बट मैं कुछ और ही सोचता हूँ इसके बारे में। यूपीएस काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि आपका 15-15 मिनट में तो वर्क सेव होता ही रहता है, तो फिर आपको सेव करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्यों। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हमें काम सेव करने के लिए, अगर लाइट चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं ये कहता हूँ कि काम सेव करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर 15 मिनट के अंदर आपका वो काम सेव होता रहता है। अगर आप प्रीमियर प्रो या ऑडिशन वगैरह ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों पे तो चलता रहे, वो काम करता रहता है, और इन्वर्टर पे भी चलाओगे तो चलता रहेगा। बट जब बात आती है ना आपके वर्क फ्लो की, आप वर्क फ्लो में लगे, दिमाग में एक आइडिया, उसको एक पहले आप इम्प्लीमेंट कर दो फिर बंद कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उस हिसाब से यूपीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है मेरे लिए। मेरा यूजेज यही है कि वर्क फ्लो बना रहना चाहिए। तो यूपीएस मैं जो रिकमेंड करूँगा, एपीसी नाम का एक ब्रांड है, इसके 2 यूपीएस आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे। जो छोटा वाला यूपीएस है वो मोर देन इनफ है आपके लिए, क्योंकि ये आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का आराम से बैकअप देगा और बिना किसी दिक्कत के चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएस यूज़ करते टाइम ना काफ़ी सारे लोग कहते हैं बैकअप नहीं देना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जब पीसी बिल्ड करोगे ना उससे एक दिन पहले आपको यूपीएस को चार्ज पे लगाना है 24 आवर्स के लिए। बस ऑन कर दो, कुछ मत करो, आप सॉकेट में प्लग लगाओ, ऑन कर दो, यूपीएस का बटन मत दबाना, बस ऑन कर दो, और वो एक बूस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा चार्ज मिल जाता है आपको यूपीएस को, तो वो ढंग से वर्क करता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है आपका वाईफाई अडेप्टर। अब जो वाईफाई अडेप्टर होता है आपका, वाईफाई अडेप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्योंकि पीसी बना रहे हो, इसके अंदर आपका कोई भी वायरलेस वाला सिस्टम नहीं रहता। हाँ, अगर आपने मदरबोर्ड लिया जिसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई है तो ऐसे उतनी ज़्यादा दिक्कत पड़ती नहीं, क्योंकि इजीली उसी से काम हो जाता है। बट अगर आपको नहीं मिल रहा, ज़्यादातर इंटेल बिल्ड वाले जो मदरबोर्ड्स आते हैं बजट के अंदर, उसके अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता, तो आपको एक वाईफाई अडेप्टर खरीदना है। अब इसमें आपको छोटा वाला नहीं खरीदना, जो छोटा पेन ड्राइव जैसा आता है वो वाला नहीं खरीदना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड लॉसेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब वाईफाई आपका 50 Mbps का और 5 Mbps की आपकी स्पीड आ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो आपको ये बड़ा एंटीना वाला जो होता है, ये वाला वाईफाई एंटीना खरीदना है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर है तो काफ़ी सही स्पीड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा महंगा पड़ता है बट किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, यही वाला लेना, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही था मेरा पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट, कि जो मैं बताना चाहता था पीसी के बिल्डिंग के बारे में, कि कैसे आपको कंपोनेंट्स ढूंढने होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, पर्सनली भी समझा दूंगा, तो देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।